अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की पॉडकास्ट हम शुरू करेंगे दो कहानियों के साथ। सबसे पहली कहानी है स्वीडन से। जब मैं स्वीडन में रहती हूँ या यूरोप में मूव करती हूँ तो यहाँ पे कुछ बसेस हैं जिनका मॉडल सिमिलर मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कि रैंप बाहर आ जाता है, उसको मैनुअली खोलना पड़ता है और फिर आप बस के अंदर चढ़ सकते हैं और फिर रैंप को वापस पैक कर दिया जाता है, दरवाज़ा बंद होता है और बस चल पड़ती है। यहाँ पे कुछ बसेस ऑटोमेटिक भी हैं कि वो ऑटोमेटिकली रैंप खुलता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली जो लंबे रास्ते वाली बसेस हैं, इनके लंबे रूट्स हैं, वहाँ पे उसको मैनुअली खोलना पड़ता है। तो एक दफ़ा मैं एक ऐसी बस में चढ़ने लगी जिसका मैनुअली खोलना था रैंप। तो मेरे साथ मेरे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि आप बस कंडक्टर को ना बुलाएं, मैं आपको ऊपर ऐसे ही चढ़ा देता हूँ तो कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये बस कंडक्टर आके रैंप खोलेंगे ज़रूर। और उसकी वजह कुछ ये है कि मैं चाहती हूँ कि उनको आदत पड़े, उनको इस बात की आदत पड़े कि रैंप आपको रेगुलरली खोलना है, आपके पैसेंजर्स व्हीलचेयर पे होंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करें ना कि हमारे साथ एक कंपेनियन है और हम रैंप नहीं खुलवा रहे और हम सिस्टम जो एक हमें फैसिलिटी दे रहे हैं उसको हम यूज़ ना करें तो सिस्टम को ही आदत नहीं होगी। तो वो अगले व्हीलचेयर यूज़र जो कि कंपेनियन के साथ नहीं है उस पर कंडक्टर मुँह बनाएगा कि ये क्या बात हुई, अब मुझे उठना पड़ा है, ओहो अब मुझे उठना पड़ा है। जब एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है तो एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें कंट्रीब्यूट करें उसको इस्तेमाल करके। फिर वो सिस्टम ज़रा अच्छी तरह से कहते हैं ना कि उसको समझ आ जाती है कि नहीं, वो लोग हैं जिनको फैसिलिटीज़ चाहिए। ये कहानी बताने का मकसद कुछ इस तरह से है कि बहुत सारी जगहों पे जब मैं जाके बात करती हूँ कि आप फैसिलिटीज़ क्रिएट करें तो वो कहते हैं कि हमने फैसिलिटी क्रिएट की हुई है लेकिन कोई आता ही नहीं है उसको मांगने के लिए। तो एक पहली कहानी का जो मैं आपको एक मॉरल बता रही हूँ वो ये कि जो जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं काइंडली उन पर रिसर्च करें, काइंडली उनको खोलें, उनको देखें, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अप्रोच करें, कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, उन इदारों को फ़ोन करें और अपने होने का एहसास दिलाएं। घरों से निकलें और अगर घर से फिज़िकली नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट फ़ोन पे निकलें। और ये किस तरह से मुमकिन है हम अपनी अगली कहानी में सुनते हैं। तो जो अगली कहानी मैं आपको भी बताने जा रही हूँ वो है मेरी अपनी इंडिपेंडेंस की कहानी। अगर मैं मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ भी ओवरनाइट नहीं हुआ, ये एक सिलसिला है, एक सिस्टम है। और वो शुरू कहाँ से हुआ, आज से कोई तकरीबन 15 साल पहले, 15 साल पहले या 10 साल पहले, 12 साल पहले इस तरह से, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं काम कर रही हूँ। और सबसे पहली सोच ये थी कि ख़ुद को इंडिपेंडेंट करना है। अब आई थिंक मैं पिछली पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि जो घर के हालात थे, जो एक सिस्टम था, जो एक सोच थी, वो किस किस्म के बैरियर्स मेरे सामने रख रहा था। तो सबसे पहला जो गिफ्ट मैंने अपने आप को दिया ना वो इस सोच का दिया है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। और वो लिटरली एक इंच के साथ हुआ है। अब मैं आपको कहानी बताती हूँ कैसे। तो एक टाइम पे हमने घर शिफ्ट किया। जब हमने घर शिफ्ट किया तो उस घर के आगे जो एंट्रेंस थी, गेट से तो हम अंदर आ जाते थे, गाड़ी गैराज में भी आ जाती थी, लेकिन जो दो आगे सीढ़ियाँ थीं उधर रैंप नहीं था। तो हम शिफ्ट तो हो गए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था उस वक़्त। बहुत सारे लोग थे, उठा के मेरी व्हीलचेयर ऊपर नीचे रख देते थे। और जब मैं कहती थी कि यहाँ पे रैंप बनाएं तो कहते थे हाँ हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। लेकिन वही ज़िंदगी की मसरूफियात, एक चीज़ नहीं हो पा रही। मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि तंजीला बहन आप खुद सोच लें कि आपको हमेशा अपने घर से बाहर निकलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई ओके विद दैट? एंड मैंने सोचा आई एम नॉट ओके विद दैट, क्योंकि हो सकता है कभी आधी रात को मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो तो मुझे गेट तक खुद ही जाना पड़ेगा। तो मैं किसको बुलाऊंगी, ये तो मैं पिज़्ज़ा ही नहीं खा सकूंगी लाइफ में। और अब यकीन जाने लिटरली यही लालच थी, खुद को पिज़्ज़े की ही लालच थी। एक दिन मैं तब कॉलेज में थी, मैंने नहीं सॉरी तब मैं कॉलेज में नहीं थी, थोड़ा सा टाइम आगे, हाँ ये थोड़े आगे की बात है। तो एक दिन कहीं हम जा रहे थे तो मैंने गूगल पे चेक किया, मैंने कहा कोई अच्छे कारपेंटर का नंबर नाम दो भाई। उसने बताया, मैं चली गई उनकी दुकान पे, मैंने जाके बोला भाई मुझे रैंप बनवाना है, ये मेरे घर का एड्रेस है। वो घर पे आ गया कारपेंटर। घर वालों ने बहुत बुरा बनाया, उन्होंने कहा आपने ऐसे ही अपनी से खुद जाके कर दिया। मैंने कहा हाँ बस ऐसी ही हूँ मैं, मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज़, अब हो गई हूँ मैं पैदा तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लें। उन्होंने कहा ओके। कारपेंटर आया, उसने मेजरमेंट्स ली, मैंने उसको खुद दिखाया कि मुझे ऐसा रैंप चाहिए जो ऐसे फोल्ड हो ताकि जब गाड़ी गराज के अंदर आए तो उसको फोल्ड कर दें और ऐसे खुले, सब कुछ मैंने मेजरमेंट खुद अपने घर का रैंप मैंने डिज़ाइन किया, उसको ऑर्डर दिया। जो बिल आया वो मैंने अपने अब्बा को दिया क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट था। ये मेरा काम था, ये मेरा होमवर्क था जो मैंने खुद किया। ठीक है, वो जब रैंप बन गया तो उसको पेंट करवाया,
क्योंकि कोई भी काम करें उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग टच दें, इट शुड बी ब्यूटिफुल। आपके घर का रैंप है, ऐसा ना लगे कि ओ हाँ हमारे घर में कोई एक माजूर इंसान है, मजबूरी है तो हमने ये एक रखा हुआ। नो, कोई आपके घर आए तो वो रैंप आपके घर की जीनत बने, खूबसूरत लगे। वो लोगों का दिल चाहे कि हम सीढ़ी से नहीं, हम उस रैंप से जाएंगे और उस रैंप से ही जाएं। और ऐसे ही होता है, मेरे घर जब बड़ा आते हैं छोटा आते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है उस रैंप को बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये है मेरे रैंप की कहानी, जो कि पहला स्टेप था। लेकिन ये पहला स्टेप यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अगला स्टेप जो था वो मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड था। अब आप आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि जब शुरू शुरू में मैंने किसी भी कॉन्फ्रेंस पे जाना तो मेरी वालदा मेरे साथ ट्रैवल करती थी। और होता कुछ यूँ था कि हम दोनों का एक ही बैग होता था। अब चूँकि एक ही बैग होता था तो वो आसानी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी वालदा उस बैग को मूव कर सकती थी और मेरी मैनुअल व्हीलचेयर थी तो मैं अपनी व्हीलचेयर को देखती थी। लेकिन एक पॉइंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, बैग भी आपका अपना होना चाहिए। फिर मैं सोचा अगर मेरा बैग अपना होगा तो मैं व्हीलचेयर कैसे चलाऊँगी। सो ये दो चीज़ें मेरी लाइफ में इकट्ठी आई। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेने का भी इंतखाब मेरा था और मैंने किसी से नहीं कहा। मैंने खुद रिसर्च की, गूगल खोला, देखा कहाँ पे फ़र्स्ट हैंड व्हीलचेयर मिल रही है, कहाँ पे सेकंड हैंड मिल रही है। और जो मैंने पहली इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ली वो फ़र्स्ट हैंड नहीं थी, वो सेकंड हैंड थी, जो मैंने माइलस्टोन से ली थी उस टाइम पे 30,000 की, 2016 की बात है। और मुझे टेस्ट आउट करना था, तब मैं डेनमार्क जा रही थी कॉन्फ्रेंस के लिए। और आई थिंक 2-3 महीने में ही वो व्हीलचेयर टूट गई थी। लेकिन वो एक अलग बात है। व्हीलचेयर का इंतखाब करना मेरा अपना था। और व्हीलचेयर जब ले ली, मैंने अगेन अपने वालिद से कहा कि मुझे व्हीलचेयर चाहिए, आप मुझे इतने पैसे दे दें। तो मैंने बजट, प्रोडक्ट, रीज़न सब प्रिपेयर करके उनके सामने प्रपोज़ल रखा और उन्होंने मुझे दे दिए वो पैसे। और मैंने जाके वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ले ली। और फिर जब मैं डेनमार्क गई तो मैंने अपना बैग भी खुद चलाया, मैंने अपने आप को भी खुद चलाया। तो फिर ये सेकेंड स्टेज थी कि आप खुद को फिज़िकली इंडिपेंडेंट करें, अपना होमवर्क खुद करें। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद अगली जो स्टेज थी, जब कारोबार थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू हो गया, बहुत सारी मीटिंग्स आना शुरू हो गई। अब घर में एक ही गाड़ी थी। अब वो घर के 1000 काम होते हैं, मेरी वालदा को चाहिए, मेरे भाई को चाहिए, मेरे फादर को भी चाहिए। अब क्या करें, गाड़ी एक ही है। अब इन सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, घर के मामला थे, उसमें से मैं कहूँ कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं गाड़ी, मुझे एक एक्टिविटी के लिए जाना है। तो ये भी एक बैरियर था कि मैं खुल के अपने क्राफ्ट को कर नहीं पा रही थी। वो इम्पैक्ट जो सोसाइटी में मैं लाना चाह रही हूँ, इनिशिएटिव्स लेना चाह रही हूँ, वो मैं ले नहीं पा रही थी। वहाँ पर मैंने नज़र अपनी घुमाना शुरू की कि कौन सा ऐसा इंसान है, मुझे चाहिए एक ऐसा इंसान जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, वो खुद भी तमीज़दार एजुकेटेड इंसान हो और उनको मैं नौकरी पर रख लूँ कि अच्छा ठीक है, यू बिकम माई ड्राइवर एंड आप मुझे फैसिलिटेट करें, मुझे कहीं जाना हो तो मुझे लेकर जाएं। और आप यकीन जाने ऐसा ही हुआ। जब मैंने अपना माइंड बना लिया ना, तो एक दिन मैं कहीं पे थी और करीम पे मुझे किसी ने पिक किया। और आई थिंक उस पूरी राइड में जब उस ऑफिस से लेके घर मैंने ड्रॉप होना था, बाय द टाइम मैं पहुंची हूँ अपने घर, उस इंसान ने खुद ही कहा कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। और मैंने कहा येस, व्हाई नॉट। एंड आई थिंक 1 साल तक फिर उन्होंने मेरे साथ काम किया और हमने आपस में एक डील कर ली कि अच्छा ठीक है, इतने माइल्स हैं, उसके हिसाब से इतने पैसे हैं, अगर आप वेट करोगे तो इस तरह से हिसाब होगा, तो आप खुद से नेगोशिएट कर लें। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ वो ढूंढ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके बैठे हैं जो प्रॉब्लम्स आपके हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं तो यकीन जाने एक और इंसान अपने घर पे बैठ के सोच रहा है काश मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि मैं एक डिसेबल इंसान के साथ बस घूमूं फिरूं और हम मिल के बस आइसक्रीम खाएं। और आप घर पे बैठ के सोच रहे हैं काश कोई ऐसा इंसान हो जो जब मेरा दिल चाहे मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाए और मैं उनको पैसे दे दूँ उनके टाइम के लिए, या मैं आइसक्रीम के लिए पे कर दूँ, या कुछ भी, एनीथिंग। सही है ना। लेकिन अपना माइंड बनाने की देरी होती है। यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसको लिखें, उसको प्लान करें। ये सब चीज़ें पहले मैंने सोची, फिर मैंने डिसाइड किया कि यस ऐसे ही मुझे करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट फेवरेबल हो गई, घर वाले भी ऑन बोर्ड आ गए, एवरीथिंग वर्कड आउट। और जो आपके गोल्स हैं वो फिर आप अचीव कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ का कोई ऐसा गोल है जो मैंने सेट किया और मैंने अचीव ना किया हो। लेकिन पहले गोल तो सोचें, उसको सेट तो करें। और गोल अचीव करने के लिए ना पहले खुद को इंडिपेंडेंट करना पड़ता है। कोई आके आपको इंडिपेंडेंट नहीं करेगा। हम जैसे लोग सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं कि हमने ये पूरे प्रोसेस को देखा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त देयर वाज नोबडी टू गाइड मी। हर स्टेज पे मैं एक रिस्क ले रही थी, हर स्टेज पे। और ये वो ज़माना है जब ट्रैवलिंग का मुझे इतना नहीं पता था और मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के साथ ट्रैवल करी थी। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन किया, देखा, समझा, अच्छा ऐसे डील करते हैं। 2-3 दफ़ा तो मैं ऑफ बोर्ड भी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है, लेकिन हु केयर्स,
आप आगे बढ़ें। 10 फ्लाइटों पे चढ़ा भी तो दिया उन्होंने, एक आधी फ्लाइट पे उतार दिए तो क्या हुआ, राइट? जहाज़ पे सफ़र करना थोड़ी ना छोड़ेंगे। सो ये कुछ 2 बातें थी, 2 कहानियाँ थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अब मैं आऊँगी पॉडकास्ट के एक्चुअल टॉपिक पे। वो ये कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो एज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी या विदाउट डिसेबिलिटी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तो फिर आप ज़िंदगी से शिकवा ना करें, आप कोई कंप्लेंट ना करें, ठीक है? और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें नहीं हैं कि हाँ आप जज़्बा रखें, करेज रखें, ऑल ऑफ दैट। प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना, हम किस दुनिया में रहते हैं, हम किस मुल्क में रहते हैं, हमारे हालात क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, कौन हमारे सपोर्टर्स हैं, कौन हमारे मुखालिफ हैं, इन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली अपने साथ बैठें, खुद से बात करें, इन चीज़ों को रियलाइज़ करें। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो ये आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है, यकीन जानें वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर मेरा जो पहला नादरा का आईडी कार्ड बना था उसके ऊपर डिसेबिलिटी का साइन नहीं था। जब मैं 18 साल की हुई थी तब साइन नहीं था। मुझे ये भी याद है वो ऑफिस इतना इनएक्सेसिबल था, मुझे उठा के ऊपर नीचे लेके गए थे और वो काफ़ी मुश्किल था वहाँ जाना। अब तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। तो एक स्टेप पीछे आए नादरा के आईडी कार्ड से, वो है आपका सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब प्रैक्टिकली इस सर्टिफिकेट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं किया। लाइक ऐसा नहीं है कि लोगों को दिख नहीं रहा कि मेरी डिसेबिलिटी नहीं है तो मुझे सर्टिफिकेट दिखाना पड़े, नो। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होना आपका गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड में खुद को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक मुल्क के सिटीज़न हैं। उस मुल्क में यू नीड टू बी रिकग्नाइज्ड एज हु यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो कोई गाली नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, एक लाइफस्टाइल है, नॉट अ बिग डील। लेकिन आप उस रजिस्टर, आप उस सेंसस में, आप उस जो गवर्नमेंट के प्रॉपर इदारे हैं उसमें रजिस्टर खुद को कराएं कि आपकी कंडीशन क्या है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कल को अगर आपको फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सीट के लिए अप्लाई करना है, आपको कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कोटा पे जाना है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो हो। दूसरा, गवर्नमेंट को समझ है कितने डिसेबल लोग हैं ताकि हम रैम्प्स बनाएं, हम वो टॉयलेट्स को एक्सेसिबल करें। जब उनके पास डेटा ही नहीं होगा, क्योंकि डेटा हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, हाउ विल दे डू एनीथिंग? पहले ही सब इतने सुस्त हैं। तो काइंडली अपना होमवर्क करें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ढूंढें, ये क्या बला है, किस चिड़िया का नाम है, और उसके लिए अप्लाई करें। अब आप अगर पूछेंगे कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हरदम इवॉल्व हो रहा है। मैंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया था आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले, और अब प्रोसेस उसका क्या है, जो बेसिक प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका बनाता है। आपको लोकली अपने एरिया में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोई इदारा ढूंढना है, ऑफिस ढूंढना है, उनको फ़ोन करें, उनको बोलें आपको सर्टिफिकेट बनाना है, आपको तरीका बताएं। वो आपको तरीका बताएं, ग्रेट, ना बताएं फिर आप कंप्लेन करें। अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके पास इंटरनेट, गूगल, ये सब चीज़ें मुयस्सर हैं, राइट? काइंडली इनको सही जगह पे इस्तेमाल करें। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आके चम्मच भर के आपके मुंह में ज़र्दा डालेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। खुद अपना काम करना है, और जितना आप खुद रिसर्च करेंगे या करेंगी, आपको रियलाइज़ होगा कि यू आर फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आई थिंक मेरा सारा कॉन्फिडेंस ना मेरी लाइफ की उस खजल ख्वारी से आया है जो मैंने छुप छुप के की है। छुप छुप के रिसर्च करना, छुप छुप के सारा होमवर्क करना, और जब सब काम हो जाता था मैं फिर अनाउंस करती थी, जो कि बहुत बड़ी एक बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए दिस वर्कड। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपना होमवर्क पहले करना है। तो काइंडली अपना सफ़र शुरू करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जानिब। अब आपका अगर सर्टिफिकेट बन गया है तो फिर आपको वो लेके नादरा के ऑफिस जाना है। नादरा की वेबसाइट पे तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको आईडी कार्ड बनवाना है। बल्कि अब मैंने देखा है कि जितने भी इदारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो उसको अकोमोडेट करते हैं। तो अपना आईडी कार्ड बनवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एजुकेशन कितनी है डज़ नॉट मैटर। इस पूरी लिस्ट में ना कहीं पे भी डिग्री नहीं मैंने लिखा, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका आईडी कार्ड होना, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क के आप सिटीज़न हैं, उस मुल्क का आईडी कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी शनाख्त है। दूसरी बात यह कि जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे, कोई भी स्कीम निकालेगी, यहाँ की कोई प्राइवेट कंपनी होगी या कोई इदारा होगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा, वो आपसे आपका आईडी कार्ड ज़रूर मांगेगा, क्योंकि वो आगे जवाब दें, उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। हाँ, हो सकता है एक आधी दफ़ा वो आपको मोहलत दे दें, थोड़ा टाइम दे दें, आईडी कार्ड फिर भी आपको बनाना ही पड़ेगा।
तो फैमिली ऑन बोर्ड है नहीं है, कुछ भी करके आपको अपना आईडी कार्ड बनवाना है और मेक श्योर करना है कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ ही बने, ताकि आपके आईडी कार्ड पे मेंशन हो कि यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो जब आपको कोई डिसेबिलिटी रिलेटेड डिस्काउंट लेना होता है तो वो आप अपना नादरा का आईडी कार्ड दिखा सकते हैं और उसके ऊपर वेरीफाइड होता है, चिप होती है कि आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हमारा हो गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फिर नादरा का आईडी कार्ड। अगला स्टेप आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे, वो है आपका पासपोर्ट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अभी सफ़र करना है, आपको कल सफ़र करना है, आपको परसों। पासपोर्ट होगा ना तो फिर दिल में ख्वाहिश भी आएगी, फिर आंखें खुलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र भी आएंगी, वो मास्टर्स की डिग्रीज़ भी नज़र आएंगी, वो बैचलर्स की डिग्रीज़ भी नज़र आएंगी। आपका दिल करेगा कि आप अप्लाई करें इन सब चीज़ों के लिए, इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तीसरा स्टेप है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और मुझे याद है जब मैं अपना रिन्यू करने गई थी पासपोर्ट, आई थिंक 2017 की ये बात है, तो इतना अच्छा उन्होंने मुझे ट्रीट किया था, मुझे इतना अच्छा अकोमोडेट किया था, सो मच सो कि जब मैं ऑफिस के अंदर चली गई तो उन्होंने कहा कि आप अंदर क्यों आई हैं, हम आपको गाड़ी में अकोमोडेट कर देते। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब फाइनली गवर्नमेंट इन चीज़ों पे नज़र डाल रही है। लेकिन अगर हम बाहर निकल के अपनी ये बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। दुनिया इतनी तेज़ी से आगे जा रही है, हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली पीछे जा रहा है। तो काइंडली खुद को ज़रा दुनिया के साथ मिलाएं, मुल्क भी फॉलो करेगा। तो तीसरा आपका स्टेप हो गया पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट लाजमी बनवाना है अपना। और मैं उम्मीद करती हूँ जब ये 3 चीज़ें आप लोगों की बन जाएंगी तो नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, और मैं कहीं पे भी होंगी मैं अपना मुंह मीठा करूँगी। अच्छा जी, अब चौथी चीज़ आ गई। ये 3 चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगी, थोड़ा सा आपको एलिवेटेड फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा कि अब आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं किसी अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए। अब चौथी चीज़ आ गई आपका डिजिटल फुटप्रिंट। हम एक बहुत ही डिजिटल एरा में दाखिल हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से दाखिल नहीं हुए लेकिन दाखिल हो रहे हैं, जब हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। हर चीज़ यहाँ पे स्वीडन में हर चीज़ डिजिटाइज्ड है और अनकरीब बाकी मुल्क भी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो काइंडली खुद को ज़रा एम्पावर करें नॉलेज वाइज कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। कल को आपको कुछ भी करना होगा ना, चाहे वो किसी और मुल्क की गवर्नमेंट हो या कोई इदारा हो या कोई भी हो, वो सबसे पहले आपको ऑनलाइन चेक करेंगे, ढूंढेंगे कि अच्छा आपका ऑनलाइन क्या क्या सिलसिला है। उसके लिए आपको 2 सिस्टम्स क्रिएट करने हैं अपने लिए। एक तो आपको लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाना है, चाहे आपकी कोई नौकरी है या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे अकाउंट ज़रूर बनाएं और फिर लिंक्डइन पे जाके देखें कि हो क्या रहा है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल स्पेस है और वहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, प्रोफेशनल लाइफ से मुताल्लिक कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो जो आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल आपकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड आप कंटेंट लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं। एक तो जाके देखें दुनिया में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, वो आर्टिकल्स पढ़ें, वो कंटेंट पढ़ें, खुद को ग्रूम करें, खुद के माइंड की थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड करें और रोज़ कोई ना कोई एक चीज़ सीख लें आप, वो भी काफ़ी होगी। और दूसरा ये कि इंगेज करना शुरू करें प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ। आपका जो भी आपका शोबा है, आपका जो भी आपकी फील्ड है, कुछ भी है, खुद को इंगेज करें। तो लिंक्डइन थोड़ा सा प्रोफेशनल स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रूर अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, कोई भी बना सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी लाइफ के बारे में या यू कैन पोस्ट अबाउट योर पर्सनालिटी, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो फिर आप काबिलियत पे सिलेक्ट होते हैं या फिर अपनी पर्सनालिटी के बेस पे सिलेक्ट होते हैं। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर एक ऐसी स्पेसेस हैं, ट्विटर का नाम तो वैसे भी अब एक्स हो गया है, लेकिन ये इन दोनों में से एक अगर आप सिलेक्ट करें, अगर तो बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं तो अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना ब्लॉग खुद बनाएं। क्योंकि जब कोई भी इंसान आपके साथ इंगेज करने लगेगा ना, वो ढूंढेगा आपको ऑनलाइन, और उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं से फिर क्या निकलता है, राइट। कुछ उसे मिलेगा और समझ आएगी अच्छा आई एम अबाउट टू कोलैबोरेट विद दिस पर्सन। इस इंसान की पर्सनालिटी, प्रोफेशनल पर्सनालिटी ये है और इसकी जो एक इसका जो लाइफस्टाइल है, इसकी सोच है, इसकी जो ओपिनियंस हैं, वो इन्होंने अपने लिंक्डइन पे शेयर किया है। अच्छा ये वो इंसान है, हाँ ये तो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मुझे इनके साथ काम करना है। 90% ऑफ द टाइम आई थिंक लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन लोग आपको तभी सेलेक्ट करते हैं जब आपको पसंद करते हैं, और पसंद तब करते हैं जब उनको कोई कॉमन चीज़ें आपके साथ नज़र आती हैं, समझ आती हैं, राइट। तो वो दिखाने के लिए यू नीड टू क्रिएट अ डिजिटल फुटप्रिंट एज वेल, ठीक है। अच्छा हो बुरा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑथेंटिक हो, सच्चा हो, उससे फ़र्क पड़ता है। जो भी करें बेहतरीन करें, गिव योर बेस्ट शॉट, लेकिन अपना डिजिटल फुटप्रिंट ज़रूर क्रिएट करें और अभी से क्रिएट करें, ताकि अगले 3-4 सालों में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो गई हैं,
आप भी उस जंग में, उस रेस में आगे हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ये सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए और सिर्फ वही करें, वो ये है कि आप एक डायरी रखें जिसमें अपनी ज़िंदगी को आप डॉक्यूमेंट करें। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। एक तो ये कि डिसेबिलिटी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। वो बहुत यूनिक होते हैं, हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस है। हमारे मुल्क में 2 लड़कियां अगर व्हीलचेयर पे हैं तो दोनों का बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होगा बेस्ड ऑन उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ रहती हैं, छोटे शहर में रहती हैं, बड़े शहर में रहती हैं, किस किस्म की एजुकेशन उन्होंने पाई है, फैमिली कैसी है, ऑल ऑफ दैट बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो यू मस्ट डॉक्यूमेंट योर लाइफ। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, आपको बहुत काम देगी आगे जब अपना आप विजन सेट करेंगे और जब पीछे मुड़ के कुछ होगा टू एवेल्युएट कि अच्छा आज से 10 साल पहले मेरी सोच ये थी, मेरे ये मसाइल थे, आज से 10 साल बाद मेरे मेरे ये मसाइल हैं। तो अगर आपके मसाइल चेंज हुए हैं दैट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है। मेरी ज़िंदगी में मुझे याद है 2011 से मैंने खुद की लाइफ को थोड़ा डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, डायरी रखी, फिर सोशल मीडिया भी था तो उस पर भी काफ़ी कुछ पोस्ट हो रहा था। और अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो आई कैन सी द चेंज एंड आई कैन सी कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और फिर वो एक्सपीरियंस आगे मैं मोनेटाइज कर पा रही हूँ। पिछले हमने पॉडकास्ट में समझा था मोनेटाइजेशन के बारे में। तो आप अपने तजुर्बे भी मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने आइडियाज़, आपकी जो ये रिसर्च है, आपकी जो ये पॉइंट्स हैं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी चेंज हुई, ये डेटा है और डेटा आजकल सोना है, राइट। तो और इंडिविजुअल ग्रास रूट लेवल का डेटा तो वैसे ही कंपनीज पागल हो जाती हैं कि हमें कुछ ऑथेंटिक चीज़ बताओ। आज के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ मशीन ओरिएंटेड हो गई है, कंटेंट भी डेटा भी, वहाँ पे अगर एक ऑथेंटिक रॉ एक्सपीरियंस किसी के इंसान का है तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और कल को अगर आपका दिल चाहे कि अपनी लाइफ पे आप बुक लिखना चाहते हैं तो फिर आप उसी डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं। सो ये 5 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहूँगी कि हम अपने आप को 1 साल का टारगेट दें। अगर इन पाँचों में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, 1 ईयर इज़ इनफ और टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आप इन 5 चीज़ों पे फोकस करें, आप देखेंगे और दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, और चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो दिस वॉज माई लिस्ट एंड आई रियली होप कि आप इसको अचीव कर लें, और जब कर लें तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो ताकि आई कैन फील हैप्पी। और इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगली पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।